नमस्कार। इको एंड एनर्जी टॉक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में जो सिलक्यारा सुरंग मिसहैप हुआ है और वहां पर 41 मजदूरों को निकालने की जद्दोजहद जारी है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आपको थोड़ा सा असामान्य लग सकता है। एक मैं बहुत विशेष अतिथि को लेकर आया हूं, गेस्ट को लेकर आया हूं, जिन्होंने एक आर्टिकल एक नेशनल डेली हिंदू में लिखा और उसका रिश्ता है इस जो सिलक्यारा में जो सुरंग हादसा हुआ है, जो जो घटना हुई है और जो मजदूरों की जान पर बन आई है। इसने कई सवाल खड़े किए हैं। आपने मेरे YouTube चैनल पर और तमाम जगह मेरे द्वारा लिखे गए और दूसरे राइटर्स के द्वारा लिखे गए इन्वायरमेंटल जो नॉर्म्स हैं उनको सर्कमवेंट करने, कानून को तोड़ने की जुड़ी कई सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो पढ़ी होंगी। जब भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आते हैं, खास तौर से वो संवेदनशील इलाकों में, चाहे वो कोस्टल इलाके हों चाहे वो माउंटेनियस रेंज हो, वहां पर ये सवाल उठता है कि क्या पर्यावरण मानकों का पालन किया जा रहा है। लेकिन पर्यावरण मानकों के पालन न होने पर जो रिपोर्टिंग होती है या जो तथ्य उजागर किए जाते हैं उनको लेकर सरकारें बहुत खुश नहीं होती, जैसा कि बाकी जो इश्यूज फ्लैग किए जाते हैं उनको लेकर सरकारों का रुख रहता है। तो अपार गुप्ता मेरे साथ हैं, जो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन रह चुके हैं। अपार, आपका यहाँ बहुत स्वागत है। अपार का के परिचय जो है वो काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं संक्षेप में दूंगा और आप उनके ट्विटर हैंडल का भी हम जिक्र करेंगे। आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर। उनका एक अपना यूट्यूब चैनल है बहुत ही बेहतरीन, जिसको मैंने देखना भी शुरू किया है। नो नॉनसेंस चैनल है वो बिल्कुल, और उसमें तथ्यों की बात होती है, जानकारी की बात होती है। उसका नाम है अमलतास टॉक्स बाय अपार गुप्ता। आप जरूर उसे, मैं रेकमेंड करता हूं कि आप उसे फॉलो करें। उस यूट्यूब चैनल को देखना अगर आप शुरू करेंगे तो बेहतरीन आपकी जानकारी होगी। तो अपार जिस ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023 का जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में हमसे पूछेंगे, और हम अपार से पहला सवाल यही करेंगे कि अपार, आप ये बताइए, आपने इतने विषयों पर लगातार लिखा है, कई लोगों को रिप्रेजेंट भी किया है इंटरनेट से जुड़े मामलों पर जब उन पर केस मुकदमे दर्ज किए गए। जो नया ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल है, ये आखिर क्या है, इस वक्त किस स्टेज पर है पास होने के, और इसका क्या रिश्ता है जो आपने सिलक्यारा के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल लिखा है। उस आर्टिकल का जिक्र भी हालांकि हम करेंगे और इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे। तो जोशी जी, सबसे पहले धन्यवाद, मुझे आपने बुलाया अपने YouTube चैनल पे। मेरा YouTube चैनल का नाम जैसे अमलतास टॉक्स है, वो ये दर्शाता है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे भी पर्यावरण से बहुत ज्यादा प्यार है। मुझे वृक्षों से तो बहुत ज्यादा प्यार है। और कोई भी, मतलब देखिए कि जैसे दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में इतने पार्क हैं, तो मेरा उनसे बहुत सालों से रिश्ता है। तो मतलब जब मैं देखता हूँ, जब मैं उत्तराखंड जाता हूँ, जब मैं देहरादून जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये जो चार धाम का जो सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, मैं बचपन से जा रहा हूँ, वो कैसे हो रही है, मुझे एक बारी मुझे बहुत ज्यादा वो होता है, मतलब संकोच होता है कि ये कैसे बना रहे हैं। क्योंकि अगर देखिए, राजा जी नेशनल पार्क में कितने वृक्षों को गिरा दिया, कितनी हमने रिपोर्टें पढ़ी, पढ़ी देखी नहीं। देखिए, जो ज्यादातर पत्रकार आज की डेट पे लिख रहे हैं, वो हमें टीवी पे क्यों नहीं दिख रहा। इसमें तो एक 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 तथ्य तो एक ये है कि हर हर खबर जो अखबार में लिखी जाती है वो टीवी पे नहीं दिखाई जाती, क्योंकि टीवी में थोड़ा एंटरटेनमेंट का फैक्टर होता है। पर कुछ तथ्यों पे तो बात करी ही नहीं जाती, कुछ विषयों पे जनता को यही नहीं बताया जाता। और ज्यादातर लोग अपनी न्यूज आज भी टेलीविजन से को व्यूइंग से देखते हैं। मतलब एक घर में एक टेलीविजन है और उस परिवार में 3 से 4 लोग हैं या रिश्तेदार हैं, वो आके देखते हैं। तो हर रात जो आप न्यूज देख रहे हैं, उस पर पर्यावरण की क्यों नहीं बात हो रही, और अखबारों में क्यों हो रही है, इसके पीछे एक और वजह है, जो है सरकार का जो नियंत्रण बनाया हुआ है टेलीविजन न्यूज पे। और ये केबल टेलीविजन रेगुलेशन एक्ट 1995 के द्वारा बनाया गया। आप इसके आगे अंदर बढ़े, एक, आप आगे बढ़े, मैं आप ही का लिखा हुआ एक आंकड़ा बता दूं, यहीं से आगे बढ़ेंगे। माफ कीजिए कि बहुत जरूरी लगा आपने जो बात की, और आपने उस आर्टिकल में भी लिखा है। मैं लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि वो पढ़ें कि 165 मिलियन यानी 16.5 करोड़ लोग अभी भी ऐसे हैं, जो आपने रिपोर्ट का जिक्र किया है, सोर्स का जिक्र किया है उसमें, जो अभी भी टीवी से जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसलिए टीवी महत्वपूर्ण है। और आपने ये भी कहा है कि सरकार के डर, जिसकी ओर आप इशारा करने जा रहे हैं और आगे बोलेंगे, कि 85 मिलियन यानी 8.5 करोड़ लोगों तक अब स्मार्टफोन रूरल इलाकों में भी पहुंच रहा है। रूरल रूरल मतलब आप ग्रामीण देखिए, इलाकों में। आप जाएंगे गांव में भी जाएंगे, छोटे शहरों में जाएंगे, मतलब देहरादून के आसपास के गांव में भी देख लीजिए आप, या दिल्ली के बाहर भी देख लीजिए, अर्बन एरिया है,
पर अगर आप कहीं भी मतलब मिडिल इंडिया में भी जाएंगे, जैसे जैसे कानपुर जाएंगे उधर के पास, तो देखेंगे किसी ना किसी के पास स्मार्टफोन होएगा और 2 से 3 लोग चाय की दुकान पर बैठ के वो देख रहे होंगे साथ। तो ये केबल टेलीविजन का कानून जो करीबन 1995 में बना था, उसमें एक प्रोग्राम कोड बना था, और प्रोग्राम कोड जो केंद्र सरकार ने तय किया था उसमें कुछ कुछ ऐसे शब्द थे जिनकी कोई परिभाषा नहीं है कानून के अंदर। उनकी परिभाषा डिक्शनरी के अंदर है, जो सरकार खुद तय करती है। मतलब आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, आप स्नॉबिश नहीं होंगे, आप आयरॉनिकल नहीं होंगे। और अगर आप कोई भी जैसे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी उठा के देखे, उसका जो संक्षेप में उसका बताया जाता है, उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो सरकार ने करीबन अलग अलग सरकारों ने करीबन 3 दशकों से ऐसा एक रेगुलेटरी सिस्टम, कंट्रोल बनाया टेलीविजन न्यूज पे, जब प्राइवेट निजी चैनल भी आए, कि वो क्या दिखाएं और क्या नहीं दिखाएं वो सरकार तय करने लग गई। वो तो अलग बात है, वो उनको इश्तिहार देके उनको या उनकी ओनरशिप जो है वो अगर बहुत बड़ी कॉर्पोरेट ग्रुप के पास है वो भी तय करते हैं, पर कानून का भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। नाउ अब जब ज्यादातर इंडिया में लोग अपना शिफ्ट आ रहा है, डिजिटल मीडिया में शिफ्ट आ रहा है, वो अगर वो टेलीविजन भी खरीद रहे हैं, अगर लोगों ने दिवाली पर टेलीविजन खरीदा है, स्मार्ट टीवी तो खरीदा होगा, और स्मार्ट टीवी में ऐप होती है। मतलब आप अगर कोई भी प्रोग्राम देखना चाहें, चाहे वो कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हो, वो सीरियल हो, या आप न्यूज भी देखना चाहें जो यूट्यूब के थ्रू देखें या किसी चैनल का ही, कोई टेलीविजन ब्रॉडकास्ट चैनल का, वो तो आप इंटरनेट के द्वारा देख रहे हैं। तो सरकार ने अपनी नीति जो 3 दशक से टेलीविजन को कंट्रोल कर रही है, वो एक ब्रॉडकास्टिंग बिल के द्वारा अब कंट्रोल करना चाह रही है टीवी के लिए। और मैं फिर से उत्तरकाशी पे जाना, उत्तरकाशी में ये जो हादसा हुआ करीबन नवंबर 12 को हुआ। आपने पहले हफ्ते अगर पढ़ा होगा उसके बारे में तो जाना होगा, पर आपने देखा नहीं होगा और सुना नहीं होगा, मतलब आपको टीवी पे नहीं दिखा। सोशल मीडिया में आई और लोगों ने लिखना शुरू किया। हाँ, पर कुछ यूट्यूबर थे, उन्होंने दूसरे दिन से ही इस पे वीडियो बनाना शुरू किया। तो सरकार की नीयत क्या है? सरकार की नीयत ये है कि वो, आप इसके बारे में तो बात करेंगे ही, पर आप इसके बारे में कैसे बात करें वो तय करें। और आप ये नहीं बोले कि इस पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, इकोलॉजिकल इंपैक्ट असेसमेंट, कॉन्ट्रैक्टर की क्या गलती है, उसमें आपको सोच विचार नहीं जाना चाहिए। आपका सोच विचार जाना चाहिए विक्टिम बेस्ड नैरेटिव रहे, विक्टिम बेस्ड नैरेटिव रहे, और कल्पेबिलिटी पे बात नहीं की पूजा में जाए कि मतलब क्या क्या पूजाएं करी जा रही है, जैसे उनको बचाया जा रहा है, और देखिए आर्मी को बुलाया जा रहा है। तो सरकार का पूरा प्रयत्न ये है कि आपके दिमाग में ये बात बैठे कि सरकार कितनी जद्दोजहद से काम कर रही है कि वो 40 मजदूरों को बचा पाए। आप ये नहीं प्रश्न उठाएं कि वो 40 मजदूर उधर अंदर सुरंग में बंद क्यों हैं। ठीक है, और ये ब्रॉडकास्टिंग बिल पे अब मैं आना चाहता हूं, वो कैसे करेगी। मैं इसके अब स्पेसिफिक जो सेक्शंस हैं वो थोड़ा बताना। अभी किस कंडीशन में है ये बिल, कहां तक पहुंचा है ये भी बता दीजिए साहब, बताने के साथ। देखिए, ये तो ड्राफ्ट बिल है। अनुराग सिंह ठाकुर ने इसकी घोषणा करके वो गोवा गए फिल्म का एक वो करने के लिए, और बोला कि ये पब्लिक कंसल्टेशन है, कमेंट भेज सकते हैं आप सरकार को, और आप ये मेरे हिसाब से 1 महीने 30 दिन, तो मतलब करीबन 12 या 14 तारीख तक, दिसंबर तक आप भेज सकते हैं। और आपने लिखा है कि उस बिल की प्लेसिंग भी जो है बड़ी इंटेलिजेंटली की गई है वेबसाइट में। देखिए, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की वेबसाइट पर जाएंगे, सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री का चेहरा दिखेगा, 6 बार ही दिखेगा, मैंने गिना है। ठीक है, तो कुछ लोगों के चेहरे हैं, 2-3 लोगों के, पर ज्यादातर प्रधानमंत्री का चेहरा है। जब यह बिल की घोषणा हुई तो अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली पंक्ति में ये बोला, जो उन्होंने ट्विटर पे भी लिखा और फिर पीआईबी की प्रेस रिलीज में भी, कि ये प्रधानमंत्री की सोच के द्वारा बनाया गया है, प्रधानमंत्री का विजन है, उन्होंने विजन है। तो आप अगर उनकी वेबसाइट पे जाइए और देखें कि डॉक्यूमेंट्स में, तो सबसे पहले एक ये बिल है, और उसके ऊपर उत्तरकाशी पर एक एडवाइजरी है न्यूज चैनलों को कि आप समझदारी से और थोड़ा सोच के टेलीकास्ट करना उत्तरकाशी का टनल कोलैप्स के बारे में। मतलब चेतावनी दी गई। हमारे पास पूरी पावर है केबल टेलीविजन रेगुलेशन एक्ट के ऊपर।
अब यही पावर, यही शक्ति वो अब इंटरनेट के ऊपर बना रहे हैं। राइट, पर तो आप कानून में कहेंगे क्या है? अब अगर चैनल, अब इसके जो भी डिफेंस होएगा वो ये बोलेंगे अगर आप टीवी चैनल पे कोई प्रतिबंध लग रहा है तो इंटरनेट पे भी लगना चाहिए। पर ये टेलीविजन चैनल पे ही नहीं लग रहा, ये जोशी जी पे भी लगेगा, ये मेरे पे भी लगेगा। मतलब कुछ चुनिंदा लोग जो हैं, जो देश में अभी भी सही तरीके से केंद्र सरकार से प्रश्न उठा रहे हैं, ये उनपे लगेगा और प्रोग्राम कोड लगेगा। ठीक है। हम्म। और इसके अंदर केंद्र सरकार तय करेगी कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है प्रोग्राम कोड के अंदर। और फिर उस शक्ति के अंदर वो ये भी बता सकते हैं कि हम दोनों को माफी देनी होगी, अपना शो हटाना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या पावर्स हैं उनके पास। अच्छा। तो मैं इसके लिए ही जो जनरल पब्लिक की है उनकी अटेंशन ला रहा हूं इसकी तरफ। मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं जोशी जी, इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल की जो स्टोरीज होती हैं उससे ज्यादातर दो स्टेक होल्डर ग्रुप्स को बहुत ज्यादा संकट आता है। सबसे पहले सरकार जो चाहती है प्रगति और विकास हो थ्रू एलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जैसे उत्तराखंड में रिक्लासिफाई कर दिया फॉरेस्ट जोन फॉर डेवलपमेंट, मतलब अब उधर आप मतलब पहाड़ों पे होटल बना सकते हैं। पर उससे दूसरा स्टेक होल्डर ग्रुप जो इफेक्ट होता है वो है बहुत बड़े उद्योग कारोबार जो होते हैं। देखिए लोगों को काम तो मिलता है, पर अगर हम आगे का नहीं सोच रहे, ग्लोबल वार्मिंग का नहीं सोच रहे, या ये नहीं सोच रहे कि हर हर साल इतनी सारी लैंडस्लाइड्स क्यों हो रही है हमारे पहाड़ों में, हिमाचल में हो रही है, देखिए क्या हो रहा है, क्या कैसी बाढ़ आ रही है, और कितने लोगों की मतलब लाइफ्स थ्रेटन होती हैं। ये सारी चीजें जर्नलिज्म से आती हैं, रिपोर्टिंग से आती है। पर इससे जिनको सबसे ज्यादा संकट होता है, सबसे ज्यादा घृणा मचती है, वो सरकारें होती हैं और उद्योगपति होते हैं। और और ठेकेदार इसके होते लिए हैं जो, और बाहर ठेकेदार के लोग होते हैं, ज्यादा हैं। मेरा मतलब अनुभव उनके में कमर्शियल इंटरेस्ट होते हैं जो। आपके साथ में अनुभव शेयर करना चाहता हूं। अक्सर जो दो तरह के आर्गुमेंट दिए जाते हैं उनमें से एक आर्गुमेंट के बारे में भी बात करूंगा, जो है विकास प्रतिबंधित हो रहा है। लेकिन अगर हम जीडीपी को लॉस देखते हैं इन्हीं गड़बड़ियों के कारण, वो कहीं ज्यादा है। और जो रोजगार मिल रहा है वो ज्यादातर स्थानीय लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि बड़ा स्पेशलाइज्ड होता है कि वहां पर अगर बिल्कुल। जियोलॉजिस्ट, इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट काम कर रहा है तो वहां लोकल आदमी को बहुत ज्यादा काम नहीं। अभी इसमें देखिए आप, मैनुअल वर्क करने के लिए भी झारखंड के, बंगाल के तमाम गरीब लोग वहां पहुंचे हैं। तो ये कहना कि स्थानीय रोजगार पैदा करेंगे और डेवलपमेंट होगा और आर्थिक जीडीपी बढ़ेगी, वो दैट डजंट होल्ड एनी वाटर। इसमें मैंने बताऊं सबसे पहले, मैं पर्यावरण के बारे में मतलब मैं दिल से जुड़ा हुआ हूं, ठीक है। पर मैंने इसमें वकील की तरह सबसे पहले तब काम किया था जब फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, मतलब कुछ बच्चे हैं जो कुछ शहरों में जैसे दिल्ली और बैंगलोर में क्लाइमेट स्ट्राइक करते हैं। वो कहते हैं कि जो टेम्परेचर का राइज हो रहा है उसकी वजह से कोस्टल एरिया और क्या कहते हैं हिल एरियाज में काफी संकट आ रहा है, वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, क्रॉप्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है। तो जब केंद्र सरकार इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, मतलब कोई भी आप काम करने से पहले आप असेस करेंगे कि पर्यावरण पे क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। इम्पैक्ट पड़ेगा, वो चेंज करने वाले थे, डाइल्यूट करने वाले थे नॉर्म्स। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई, उन्होंने कहा कि आप प्रकाश जावड़ेकर जी जो केंद्र मंत्री हैं उनको एक ईमेल भेज सकते हैं। तो इनकी वेबसाइट ब्लॉक कर दी गई थी और इनके ऊपर थ्रेट ये डाला गया था कि इनके ऊपर यूएपीए लगेगा। मतलब ये बच्चे, मतलब कुछ 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 की तो आयु 18 से कम है, उन्होंने बस एक वेबसाइट बनाई एक पब्लिक कंसल्टेशन में, जन सुनवाई में, कि आप ईमेल भेज सकते हैं केंद्र मंत्री को, और इनकी वेबसाइट ब्लॉक कर दी गई। और ब्लॉक करने का कारण बोला गया कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं। आप सोचिए। तो मेरे हिसाब से जो ये कानून है, ब्रॉडकास्टिंग बिल जो अभी हमारे सामने डाला गया है, वो जो हमारी प्री एग्जिस्टिंग पावर्स जो है केबल टेलीविजन रेगुलेशन एक्ट के अंदर, वो शक्तियां इंटरनेट के ऊपर डालता है। और आज का ऐसा वातावरण बन गया है, भय का वातावरण बन गया है कि ये कानून उनको सरकार को इतनी शक्ति देगा कि वो ये बता पाएगा क्या सही है और क्या गलत है। ये प्रयत्न ये पहले भी कर चुके हैं आईटी रूल्स के द्वारा, जिसमें उन्होंने एक फैक्ट चेकिंग अमेंडमेंट लाई थी, उसमें भी मैं काम और लेख लिख चुका हूं, काम कर चुका हूं, लेख लिख चुका हूं। और मैं यही बोल के खत्म करूंगा
कि अगर लोग सोच रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए इसके बारे में, सबसे पहले अपनी आवाज उठाइए। ठीक है, अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट है, अनुराग सिंह ठाकुर जी से पूछिए आप ये बिल क्यों लाए हैं, और अगर जन सुनवाई में आपके पास समय हो, आप एक प्लीज ईमेल भेजिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग को। ठीक है, मैं ये आप दो काम कर सकते बहुत सारे लोग उल्टा सीधा भी बोलते हैं बिना रिसर्च के, ये भी एक तथ्य है। हैं। हाँ जी, और उससे हाँ और बिल्कुल, हम ही को उससे मुसीबत झेलनी पड़ती है, क्योंकि लोग हमारे साथ क्लब करके बिल्कुल। जोड़ते हैं कि भैया ये लोग उटपटांग बोलते रहते हैं और ये भी इन्हीं के भाई भतीजे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। हाँ तो ये कानून हाँ में हाँ, क्या प्रावधान करके इसे ज्यादा, कैन इट बी बिकम ए वेरी सेनर लॉ, जिसको ज्यादा बिल्कुल। बेहतरीन, तो उसमें क्या अभी समस्या क्या है, एक बार फिर से अगर लिस्ट लिस्ट कर दें दो तीन देखिए, समस्याएं, और उसका समाधान या क्या हो सकता है लॉयर की नजर से। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिएगा कि कानून चाहे कुछ भी बोले, उसको जो लागू करता है वो अगर एक निष्पेक्ष तरीके से, निर्भय। निष्पेक्ष संस्थान नहीं बने, इन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन इज नॉट क्रिएटेड, तो जो मंत्री है वो अपने भी हित में, यही नहीं कि आपके हित में काम करे, तो ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज जिन्हें इंडिपेंडेंट मीडिया रेगुलेटरी बॉडीज बोला जाता है, उन्हें बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेंगी? उसमें सरकार का जो भी प्रतिनिधि होएगा वो उसका चेयरपर्सन नहीं होना चाहिए, वो कंट्रोल नहीं करना चाहिए, सर्च कमेटी सही तरीके से बननी चाहिए, ऑपोजिशन का लीडर उस सर्च कमेटी में होना चाहिए, चाहे आप जज को भी डाल दें उस कमेटी में, वो कमेटी जो जो भी डिसीजन ले हियरिंग के ऊपर। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको क्या क्या नहीं बोलना चाहिए और क्या क्या बोलना चाहिए, मैं कह रहा हूं जो प्रक्रिया है ये तय करने की, दैट नीड्स टू बी फेयर, हम्म। वो एक निष्पक्ष तरीके से एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। और ये सारा टाइम जो हम देखते हैं ऑनलाइन, जो देखते हैं कि लोग गलत बोल रहे हैं, अब एक बारी मैं लोगों को बोलूंगा, अगर इतना कठिन, इतना सीवियर प्रोग्राम कोड बना हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है आप किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते, आप गलत बात कुछ भी नहीं बोल सकते, आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप स्नोबिश आयरनी ये सारी चीजें नहीं कर सकते, सरकार ने इसका कैसे दुरुपयोग किया है? उपयोग तो हुआ ही नहीं है। मीडिया वन का केस देख लीजिए, उनको चैनल को तो उन्होंने अलाउ ही नहीं किया, और जब अप्लाई करते भी हैं तो आप अगर 9 बजे, आज रात अगर 9 बजे टीवी खोल लें, आप कुछ ना कुछ देखेंगे जिसमें दो चीजें होंगी, या प्रधानमंत्री की वाहवाह हो रही होगी, मतलब उनसे कोई प्रश्न ही नहीं पूछे जाएंगे केंद्र मंत्रियों से, ठीक है, या दिखाया जाएगा कि कोई ना कोई हमारे माइनॉरिटी समाज से, मतलब इंडिया में जैसे मुस्लिम है या कुछ है, उस पर फॉर्मेट हो। तो अगर हमारा प्रोग्राम कोड इतना कठिन है, इतना सीवियर है, तो वो सही तरीके से क्यों नहीं लग रहा? तो मैं कहूंगा अगर कोई भी व्यूअर सोच रहा है कि कोई भी कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए इंटरनेट के ऊपर, सबसे पहले ये सोचना चाहिए वो संवैधानिक होना चाहिए, और दूसरी बात उसकी प्रक्रिया, मतलब उसकी प्रोसेस, उसको लगाने के लिए वो इंडिपेंडेंट, निष्पेक्ष तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए।